पीएम ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च की। देश के 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन शामिल। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे ने 3D फोटोग्राफी कराई। मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाना खोला। तीनों गुंबदों का किया सर्वे। ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह के सर्वे की मांग। मथुरा में लगाई साक्ष्य और पुस्तकों की प्रदर्शनी। हिंदू पक्ष का दावा शाही ईदगाह में है मंदिर होने के प्रमाण। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज। मानसून सत्र के पहले विधानमंडल दल की बैठक। मुख्यमंत्री योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। मणिपुर में सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां होंगी तैनात। हथियारों की लूट के बाद सरकार का फैसला। सर्च ऑपरेशन में 1195 हथियार बरामद। और जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 2 एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। कुलगाम में 72 घंटे से और राजौरी में 24 घंटे से मुठभेड़ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हम बात कर रहे हैं नो टेंशन हाईटेक होंगे रेलवे स्टेशन। दरअसल जहां देश भर से नवीनीकरण की लहर चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के महाराष्ट्र, बिहार प्रदेश समेत कई प्रदेशों के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण की मुहिम छेड़ दी है। इसी बीच मोदी ने आज नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर योजना की शुरुआत की है। क्या है स्टेशनों के नवीनीकरण की कवायद, देखिए खास रिपोर्ट।
अब रुक रहे हैं अगली खबर की। पटौदी स्टेशन का होगा कायाकल्प। आपको बता दें 25 करोड़ की लागत से ये कायाकल्प होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के राज्यपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। मंच पर पटौदी विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत पहले चरण में हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन भी पुनर्विकसित होंगे। वहीं कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम बनवारी लाल पुरोहित मौजूद रहे। साथ ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता भी साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें अंबाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर के ये रेलवे स्टेशन अब डेवलप किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर सेंट्रल का होगा कायाकल्प। आपको बता दें 508 रेलवे स्टेशनों में कानपुर सेंट्रल भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मिली सौगात, कानपुर को भी ये सौगात मिली है। पीएम मोदी ने किया है वर्चुअली उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कानपुर को भी सौगात मिली है। तो कानपुर सेंट्रल के सौंदर्यीकरण पर 767 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पनकी धाम रेलवे स्टेशन पर करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें पीएम मोदी ने सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। तो 767 करोड़ रुपए से कानपुर स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जबकि पनकी धाम रेलवे स्टेशन को 27 करोड़ रुपए मिले हैं। इन 27 करोड़ रुपयों से पनकी धाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन का कायाकल्प होगा। 508 रेलवे स्टेशनों में कानपुर सेंट्रल भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो कि काफी महत्वाकांक्षी योजना है पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। पहले फेज में देश के 508 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इन 508 स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा और इनका सौंदर्यीकरण होगा। तो 508 स्टेशनों को पहले फेज में चिन्हित किया गया है। इन 508 स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा और इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो वर्चुअली पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। और एक बड़ा बजट उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है। तो अमृत भारत योजना के तहत पीएम की सौगात 508 स्टेशनों की सूरत बदलेगी। इस बीच अहम खबर, पटौदी स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। यह अहम खबर, पटौदी स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। 25 करोड़ की लागत से पटौदी स्टेशन का कायाकल्प होगा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यह कायाकल्प होगा। देश भर में 508 स्टेशनों को चयन किया गया है। केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के राज्यपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की है। 25 करोड़ की लागत से पटौदी स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। जिस तरीके से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प का शुरुआत
शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। देश भर के 508 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। पहले फेज में इन 508 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। उनमें पटौदी स्टेशन भी शामिल है। मंच पर पटौदी विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पटौदी स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। 25 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प होगा। अब बात अगली खबर की। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है। इन 508 रेलवे स्टेशनों में 6 स्टेशन कानपुर जोन के भी शामिल हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी भी मौजूद रहे। कोयला राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे व रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश की उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ हुआ। तो देश भर में 508 स्टेशनों का कायाकल्प पहले फेज में किया जाना है। अगर कानपुर जोन की बात की जाए तो 6 स्टेशन जो कानपुर जोन में आते हैं उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 508 में 6 स्टेशन कानपुर के भी शामिल हैं, जिनका कायाकल्प होना है। तो निश्चित रूप से कानपुर के लिए बड़ी सौगात है। अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री ने यह सौगात दी है। तो देश के 508 स्टेशनों का कायाकल्प होना अमृत भारत योजना के तहत फिलहाल ये पहला फेज है। इस फेज के बाद अगले फेज में देश के अन्य स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जाएगा। तो 508 स्टेशनों में 6 स्टेशन कानपुर के भी शामिल हैं। अमृत भारत योजना के तहत पीएम की ये सौगात जनता को मिलेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी। आपको बता दें, इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात ये मिली है। पीएम मोदी ने किया है वर्चुअली शिलान्यास। 16.5 करोड़ से इस स्टेशन का कायाकल्प होगा। स्टेशन का कायाकल्प कार्यक्रम में बीजेपी सांसद समेत विधायक भी मौजूद रहे हैं। ओवरब्रिज समेत स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इसमें यात्रियों के मूलभूत समस्याओं को लेकर किया जाएगा विकास। तो यात्रियों के मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा, जिसका शिलान्यास किया गया है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे हैं। ओवरब्रिज समेत स्टेशन के तमाम कार्य होंगे। सौंदर्यीकरण भी इसमें शामिल है। यात्रियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर विकास किया जाना है। शिलान्यास में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। तो फर्रुखाबाद वासियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण खबर है। फर्रुखाबाद स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। 508 स्टेशनों में फर्रुखाबाद का स्टेशन भी शामिल है। 16.5 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली से अगली खबर है। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पुनर्विकास शिलान्यास। मझवार रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अमृत भारत योजना के अंतर्गत होगा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। डीडीयू रेल मंडल के 7 स्टेशनों पर 416 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने स्टेशन में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। तो डीडीयू रेल मंडल के साथ जिला प्रशासन ने स्टेशन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। देश के 508 स्टेशनों का कायाकल्प होना है, जिसमें यह स्टेशन भी शामिल है। तो 508 रेलवे स्टेशनों में अमेठी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अब बात अगली अहम खबर की। इटावा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इटावा स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे हैं सांसद रामशंकर कठेरिया। देश के 508 रेलवे स्टेशनों में इटावा स्टेशन
भी शामिल है, जिसका कायाकल्प होना है और इटावा स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। योजना के अंतर्गत इटावा स्टेशन को भी शामिल किया गया है। इटावा स्टेशन का 33 करोड़ रुपए से पुनर्विकास किया जाएगा। उज्जैन के लिए इटावा से शुरू होगी नई ट्रेन। तो इटावा वासियों के लिए बेहद खुशखबरी की खबर है। इटावा स्टेशन को भी पुनर्विकास योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा। इटावा वासियों के लिए ये निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है। उज्जैन के लिए भी इटावा से ट्रेनों की सौगात मिलेगी। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर झांसी से है, जहां ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने बताया है कि आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ से ज्यादा की योजना से देश के सैकड़ों स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें झांसी स्टेशन भी शामिल है। स्टेशनों में बहुत महत्वपूर्ण मानकर बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है और हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 से भी ज़्यादा की लागत से, तकरीबन 25,000 करोड़ की लागत से बहुत सारे नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। और मुझे विशेष रूप से खुशी है कि झांसी को इन रेलवे स्टेशनों में बहुत महत्वपूर्ण मानकर बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है और हम लोग एक पूरा नया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जैसे आप सबको याद है कि झांसी का स्टेशन तकरीबन 134 साल पुराना रेलवे स्टेशन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय रेल मंत्री जी ने हमको ये सौगात दी, जिससे हम एक तकरीबन 2 फेज में स्टेशन बनाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली स्टेशन का होगा पुनर्निर्माण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत ये स्टेशन शामिल किया गया है। रायबरेली स्टेशन को भी सौगात मिली। उद्घाटन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया है। कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत किया है। 40 करोड़ 70 लाख की लागत से रायबरेली स्टेशन का कायाकल्प होगा। पीएम के अभिभाषण के बाद राज्य मंत्री ने लोकार्पण किया है। राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। तो रायबरेली स्टेशन को भी ये सौगात मिली है। 40 करोड़ 70 लाख की लागत से रायबरेली स्टेशन का कायाकल्प होगा। तो देश के 508 स्टेशनों का कायाकल्प होना है। इनमें रायबरेली का स्टेशन भी शामिल है। रायबरेली स्टेशन का भी 40 करोड़ से अधिक की लागत से कायाकल्प होगा। स्टेशन की मूलभूत सुविधाएं जो जरूरी हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी जनता को। साथ ही स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। तो रायबरेली वासियों के लिए भी ये सौगात। मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ओर से, रायबरेली वासियों की ओर से, कि उन्होंने रायबरेली जनपद को इस स्तर का सम्मान, इस स्तर की सेवा दी है। निसंदेह रायबरेली वासियों ने ऐसा सम्मान और ऐसी सेवा कभी इससे पहले प्राप्त नहीं की। रायबरेली वासियों ने इस रायबरेली से कहा जाता है कि सुपर प्रधानमंत्री तक दिया, लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रायबरेली को दिया वो शायद कभी कोई सुपर प्रधानमंत्री भी नहीं दे सका। अगली खबर रुड़की से है, जहां अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, जिसमें रुड़की रेलवे स्टेशन का भी नाम शामिल है। 29 करोड़ की लागत से इसका पुनर्विकास होना है, जिसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली शिलान्यास किया है। इस दौरान सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति समेत तमाम भाजपा का पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। एक तरफ देशवासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक साथ देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास किए जा रहे हैं। के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
आज उत्तराखंड के 3 और हरिद्वार लोकसभा के 3 में से 2 ऐसे जो ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में आने वाले हैं। स्टेशन स्कीम के अंतर्गत रुड़की स्टेशन को लिया गया। इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करते हैं, अपने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने स्टेशन को चुना और रुड़की के इतिहास में एक सुनहरे पन्नों में आज का दिन मैं समझता हूँ लिखा जाएगा। और रुड़की का स्टेशन एक ऐतिहासिक स्टेशन है। जैसा कि आप जानते हैं रुड़की पहला केंद्र है जहाँ से जो है पहला रेल का डिब्बा भारत का चला था। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पानीपत से है, जहां थाना के ग्राम बुढ़साम से शुक्रवार शाम को एक युवक के माथे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र उर्फ बल्लू वासी उलदपुर जिला सोनीपत के रूप में हुई और हत्या का आरोप गांव से उसी के साथ आए दोस्त पर लगा। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पानीपत अस्पताल भेजा गया है। 112 नंबर पर सूचना पाकर समालखा थाना प्रभारी सुनील कुमार व डीएसपी नरेंद्र कादियान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत भिजवाया व मृतक के परिजनों को सूचित किया। दो लड़के सोनीपत के जो कि बुढ़शाम गांव में अपने दोस्त के मामा के घर आए थे। उसके बाद वो खेत में बैठ के चारों इकट्ठे, 2 बुढ़शाम के हो गए, चारों इकट्ठे बैठ के वहाँ ड्रिंक करने लगे। उसी के दौरान उनकी आपस में कहासुनी हुई। जो कंप्लेनेंट ने हमें लिख कर दिया है कि पहले भी उनकी गाँव में कहासुनी हुई है, एक झगड़ा का मामला है जिसकी रंजिश रखते हुए इंद्रजीत नाम के लड़के ने वीरेंद्र को गोली मार के उसकी हत्या कर दी है। कंप्लेंट किसके द्वारा दी गई? ये वीरेंद्र जो डिसीज है उसके भाई ब्रह्म ने हमें कंप्लेंट दी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इस बीच चंडीगढ़ से अहम खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान जारी हुआ है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। जावेद अहमद के ऊपर एफआईआर किए जाने पर यह बयान जारी किया गया है। भाजपा को हरियाणा के लोग पूरी तरह नकार चुके हैं, इसलिए भाजपा अब दंगों का षड्यंत्र रच रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है। भाजपा अनुराग ढांडा का यह बयान सामने आया है। माहौल बिगाड़ने को बीजेपी खुद ही दंगे करवाती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आधिकारिक बयान सामने आया है। खुद दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठे एफआईआर कराती है भाजपा, ये बयान सामने आया है। जावेद अहमद के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो चंडीगढ़ से अहम खबर, आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान सामने आया है। घटना के समय जावेद अहमद उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे। तो ये कहना है अनुराग ढांडा का। मोबाइल लोकेशन और वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का ये आरोप है। ये सभी सबूत पुलिस को दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जावेद अहमद के एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, जावेद अहमद पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद यह बयान सामने आया है। भाजपा को हरियाणा के लोग पूरी तरह नकार चुके हैं, इसलिए भाजपा अब दंगों का षड्यंत्र रच रही है। समाज को बांटने का काम भाजपा कर रही है। आप नेता अनुराग ढांडा का यह बयान सामने आया है। माहौल बिगाड़ने को बीजेपी खुद ही दंगे करवाती है। आम आदमी पार्टी का यह आधिकारिक बयान बताया जा रहा है। खुद दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठी एफआईआर बीजेपी करवाती है। तो आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का यह बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब दंगों का षड्यंत्र रच के समाज को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है, कौन सी पार्टी है जो देश को आग में झोंकती है, कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका एफआईआर में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उसके उनके पास सबूत भी हैं, उसके उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उसके उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है। सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। हम किसी भी तरीके की जांच से हमें कोई परहेज नहीं। जावेद अहमद के खिलाफ जो जांच करनी हो पुलिस को करे, जो जांच सरकार को करनी है करे, किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन जब जांच कर रही है सरकार तो फिर इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिस दिन ये दंगे हुए उस दिन 100 से ज्यादा नूह जिले के पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री जी ने वीआईपी ड्यूटी पर दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था। जिस वक्त ये दंगे हुए उस वक्त पुलिस अधीक्षक की छुट्टी मुख्यमंत्री जी ने क्यों मंजूर की। पुलिस अधीक्षक जैसे सीनियर अधिकारी को उस वक्त वहां होना चाहिए था, उनकी छुट्टी कैंसिल करनी पड़े चाहे, उस वक्त में उनको छुट्टी क्यों दी गई। और जिस वक्त में ये दंगे हुए उससे 10 दिन पहले सीआईडी कह रही है कि हमने इसकी जानकारी दे दी थी। सीआईडी सीएम को रिपोर्ट करती है। आज हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ना उनको सीआईडी ने रिपोर्ट दी, ना पुलिस को रिपोर्ट दी सीआईडी ने। तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी की रिपोर्ट को छुपा करके क्यों रखा, क्यों नूह के अंदर दंगे होने दिए। फतेहाबाद के एक होमगार्ड जिनकी कच्ची ड्यूटी है उनको फतेहाबाद से नूह जिले में मरने के लिए क्यों भेजा गया बिना पुलिस ट्रेनिंग के। इन सारी बातों की भी जांच होनी चाहिए और इसमें किसका सीधा हाथ है। क्या मुख्यमंत्री खुद इस दंगे को करवाने में शामिल हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दंगे को भड़काने में शामिल हैं? इसकी भी सीधे तौर पे जांच होनी चाहिए अगर जांच हो रही है तो। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ पे जला देना चाहती है। कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करती है। परंतु जब इनको एजेंसीज का इनपुट था और एजेंसीज ने एडवांस में सप्ताह पहले लिख के भेज दिया कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने क्यों फाइल छुपा के रखी? क्यों गृह मंत्री को नहीं देती? विज साहब कहते हैं कि मेरे पास फाइल आई नहीं, कोई मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बाहर के व्यक्ति ने एक खबर दी है। सोना का एसएचओ कहता है हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जानबूझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। सोना के एक्टिविस्ट लीडर जावेद जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, 40,000 वोट ली, फिर आजाद चुनाव लड़े, 50,000 वोट ली, उस जावेद के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कि एक व्यक्ति ने देखा 10 बजे वो लोगों को कह रहा था वहां पे कि दंगा करो और मारो। जावेद से मैंने व्यक्तिगत तरीके से बात करी। जावेद ने मुझे बताया कि 6:30 बजे अपने गांव खानपुर के लिए रवाना हुए सोना से 31 तारीख के शाम को, जो करीब 10 किलोमीटर है, और खानपुर से 7 बजे पुनाना के लिए चले, जो वहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उसके रिश्तेदार का घर है। रेवासन टोल पे 8:06 पे पहुंचते हैं। ये सारा बॉम्बे हाईवे का सीसीटीवी उसको देखा जा सकता है। उसकी कॉपियां उन्होंने मुझे भेजी है कि किस तरीके से वो उन हाईवे से होते हुए गुजरे। रात को करीब 9:15 पे वो अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंचे। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने मुझे भेजी है कि उनके घर की जो सीसीटीवी फुटेज है वो रात को 9:15 पे पहुंचे। वो अपनी कार नंबर HR26 FA 2398 से गए और पूरे रास्ते वो गाड़ी हर टोल पे रिकॉर्ड होते हुए गई है। और रात को 9:30 बजे काली टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, सफेद पैंट पहनी थी, अपने रिश्तेदार के घर पे उतरे, वो भी सीसीटीवी में दर्ज है। सुबह 4:30 बजे वहां से उसी गाड़ी में वापस हुए।
तो आप नेता अनुराग ढांडा व अन्य आप नेताओं को आपने सुना जो बीजेपी पर साफ तौर पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही प्रशासन पर भी उन्होंने षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। आपको बता दें जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आप नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नूह हिंसा के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ तनाव तो जरूर देखा गया है, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर जिले की छछरौली में आपसी सौहार्द और प्रेम की ऐसी मिसाल सामने देखने को मिली है जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है। छछरौली एक विरासत है और यहाँ पर 1947 से पहले एक साथ मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ कभी भी धार्मिक उन्माद नहीं पैदा हुआ। यहाँ कभी किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तीनों धर्मों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे का परिचय देते हुए सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद यासीन बताते हैं कि ये मस्जिद 1947 से पहले बनी है और मस्जिद की जमीन पर ही गुरुद्वारा बनाया गया है। बाद में गुरुद्वारे के लिए अलग से जमीन दी गई। गुरुद्वारे के साथ ही प्राचीन काल का मंदिर भी बना हुआ है। शाम होते ही मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में अजान होती है और गुरुद्वारे में गुरबाणी होती है, लेकिन कभी किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। ये भाईचारे की एक मिसाल है। मस्जिद के बारे में ये बात मालूम हो गई है हमें, ये 47 से पहले बनी है और मस्जिद के 47 में इसमें गुरुद्वारा रख दिया गया था कि आपस के मोहब्बत और विचार में सरकार से ऑर्डर हो गया एक मस्जिद का, तो ये मस्जिद पसंद करी थी लोगों ने। इस मस्जिद फिर ये गुरुद्वारा साइड में बन गया। इस मस्जिद में ही था ये पहले और गुरुद्वारा साइड में है, हम अपनी मस्जिद में और साथ ही मंदिर भी है। मंदिर के पुजारी 15 साल से तकरीबन मेरे साथ हैं। कभी कोई आपस में वैसी बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर में एक नगर निगम वार्ड 18 की 9 स्वीकृति कॉलोनी पृथ्वीनगर ए में 50 लाख रुपए की लागत से गलियों व नालियों का निर्माण किया जाएगा। मेयर मदन चौहान व पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने पार्षद कुसुम गेंदवाल व अन्य के हाथ से नारियल फड़वा कर गलियों व निकासी के लिए भूमिगत नालियों का निर्माण शुरू कराया है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की वैध हुई 69 कॉलोनियों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि कर्मवीर सेठी, मंडल अध्यक्ष देवकी नंदन, सुरेंद्र गोयल, शुभम राणा, जेई अरविंद, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक बयान ने बीजेपी की सिरदर्दी फिर बढ़ा दी है। सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के किसी बड़े नेता की भी हत्या करवा सकती है या फिर राम मंदिर पर बम भी फेंकवा सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी तेज हो गई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि सत्यपाल मलिक बौखला गए हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, तो उनका बौखलाना लाजमी है। यह उसी तरह का बयान दे रहे हैं जब वह कांग्रेस व अन्य पार्टियों में थे। हमारे राज्य में दंगे जरूर हुए हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जिन्हें हम अब शून्य कर देंगे। बीजेपी हमेशा विकास को अहमियत देती है। पार्टी के लिए जाति, आपको बता दें, जाति और विशेष कोई मायने नहीं रखता है। हम गरीब और गरीबी को ऊपर उठाना चाहते हैं। ऐसे में सत्यपाल मलिक के बयान का कोई औचित्य नहीं है।
कि बौखला है बड़े पदों पे रहे, गवर्नर रहे, लेकिन बौखला है। जो बात कहते हैं उसकी बाद में कहते हैं कि जी मेरे से गलती से कहा गया। तो वो इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दे रहे। ये जो काम है ना, ये दूसरी पार्टियों, जिन पार्टियों पहले रहे ना, वो उन पार्टियों के काम थे। कांग्रेस का काम था, दूसरी पार्टियों के काम थे। हमारा कोई ऐसा काम नहीं। हमारे टाइम में दंगे कम हुए, कम नहीं हुए, लगभग शून्य तक पहुंच गए। उनके मुकाबले में शून्य तक पहुंच गए। ठीक है, एक दो जगह इस प्रकार की घटना हुई मान लो अभी तो, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा प्रतिशत उसका कम हुआ, झगड़े नहीं रहे। क्योंकि हम जो विकास की गति है ना जी हमारी, अब जहां पहले माओवाद नक्सलवाद था, सारा साफ हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हम करने लगे, जहाँ यूपी में जिस प्रकार के होते थे कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपके सामने है, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। यानी कि कोई पहले इधर यूपी में हमारी रिश्तेदारी भी है, हम जाते थे शाम के टाइम जा नहीं सकते थे। आज किसी को कोई चिंता नहीं है। तो इस बीच चंडीगढ़ से एक अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। तो इस वक्त की अहम खबर चंडीगढ़ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आधिकारिक बयान सामने आया है। भाजपा को हरियाणा के लोग पूरी तरह नकार चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान आया है, इसलिए भाजपा अब दंगों का षड्यंत्र रच रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है भाजपा। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का यह आरोप है, माहौल बिगाड़ने को बीजेपी खुद ही दंगे करवाती है। आपकी तरफ से यह आधिकारिक बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। खुद दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठी कार्रवाई कराती है बीजेपी। जावेद अहमद के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आप नेता अनुराग ढांडा ने यह बयान दिया है। जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आधिकारिक बयान सामने आया है। घटना के समय जावेद अहमद उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे। मोबाइल लोकेशन और वीडियो फुटेज भी इसका उपलब्ध है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बातें कही गई हैं, ये सभी सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने ये बातें कही हैं। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ पे जला देना चाहती है। कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करती है। परंतु जब इनको एजेंसीज का इनपुट था और एजेंसीज ने एडवांस में सप्ताह पहले लिख के भेज दिया कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने क्यों फाइल छुपा के रखी? क्यों गृह मंत्री को नहीं देती? विज साहब कहते हैं कि मेरे पास फाइल आई नहीं, कोई मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बाहर के व्यक्ति ने एक खबर दी है। सोहना का एसएचओ कहता है हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जानबूझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। सोहना के एक एक्टिविस्ट लीडर जावेद, जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, 40,000 वोट ली, फिर आजाद चुनाव लड़े, 50,000 वोट ली, उस जावेद के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कि एक व्यक्ति ने देखा 10 बजे वो लोगों को कह रहा था वहां पे कि दंगा करो और मारो। जावेद से मैंने व्यक्तिगत तरीके से बात करी। जावेद ने मुझे बताया कि 6:30 बजे अपने गांव खानपुर के लिए वो रवाना हुए, सोना से 31 तारीख के शाम को, जो करीब 10 किलोमीटर है, और खानपुर से 7 बजे पुनाना के लिए चले, जो वहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास उसके रिश्तेदार का घर है। रेवासन टोल पे 8:06 पे पहुंचते हैं। ये सारा बॉम्बे हाईवे का सीसीटीवी उसको देखा जा सकता है। उसकी कॉपियां उन्होंने मुझे भेजी है कि किस तरीके से वो उन हाईवे से होते हुए गुजरे। रात को करीब 9:15 पे वो अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंचे। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने मुझे भेजी है कि उनके घर की जो सीसीटीवी फुटेज है वो रात को 9:15 पे पहुंचे। वो अपनी कार नंबर HR26 FA 2398 से गए और पूरे रास्ते वो गाड़ी हर टोल पे रिकॉर्ड होते हुए गई है। और रात को 9:30 बजे काली टी शर्ट उन्होंने पहनी थी, सफेद पैंट पहनी थी, अपने रिश्तेदार के घर पे उतरे, वो भी सीसीटीवी में दर्ज है। सुबह 4:30 बजे वहां से उसी गाड़ी में वापस हुए।
भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब दंगों का षड्यंत्र रच के समाज को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है, कौन सी पार्टी है जो देश को आग में झोंकती है, कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका एफआईआर में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उसके उनके पास सबूत भी हैं, उसके उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उसके उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है। सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। हम किसी भी तरीके की जांच से हमें कोई परहेज नहीं। जावेद अहमद के खिलाफ जो जांच करनी हो पुलिस को करे, जो जांच सरकार को करनी है करे, किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन जब जांच कर रही है सरकार तो फिर इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिस दिन ये दंगे हुए उस दिन 100 से ज्यादा नूह जिले के पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री जी ने वीआईपी ड्यूटी पर दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था। जिस वक्त ये दंगे हुए उस वक्त पुलिस अधीक्षक की छुट्टी मुख्यमंत्री जी ने क्यों मंजूर की। पुलिस अधीक्षक जैसे सीनियर अधिकारी को उस वक्त वहां होना चाहिए था, उनकी छुट्टी कैंसिल करनी पड़े चाहे, उस वक्त में उनको छुट्टी क्यों दी गई। और जिस वक्त में ये दंगे हुए उससे 10 दिन पहले सीआईडी कह रही है कि हमने इसकी जानकारी दे दी थी। सीआईडी सीएम को रिपोर्ट करती है। आज हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ना उनको सीआईडी ने रिपोर्ट दी, ना पुलिस को रिपोर्ट दी सीआईडी ने। तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी की रिपोर्ट को छुपा करके क्यों रखा, क्यों नूह के अंदर दंगे होने दिए। फतेहाबाद के एक होमगार्ड जिनकी कच्ची ड्यूटी है उनको फतेहाबाद से नूह जिले में मरने के लिए क्यों भेजा गया बिना पुलिस ट्रेनिंग के। इन सारी बातों की भी जांच होनी चाहिए और इसमें किसका सीधा हाथ है। क्या मुख्यमंत्री खुद इस दंगे को करवाने में शामिल हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दंगे को भड़काने में शामिल हैं, इसकी भी सीधे तौर पर जांच होनी चाहिए अगर जांच हो रही है। देश की बात में बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। वैसे तो पूरे देश में तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के तीज के त्यौहार की अलग ही पहचान है। सावन के महीने में यह त्यौहार पूरा महीना ही मनाया जाता है और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है वो लड़कियां अपने मायके आकर इस त्यौहार को मनाती हैं और भाई के रखड़ी बांधकर, आपको बता दें राखी बांधकर फिर वापस अपने ससुराल चली जाती हैं। पंजाब में तीज का मेला आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिलेगा। लड़कियां हाथों में मेहंदी सजाकर पंजाबी पहरावे के साथ आपको गद्दी और बोलिया पाती मिलेंगी। मोगा के नेचर पार्क में जहां पर हर साल महिलाओं द्वारा तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये कैसे महिलाएं देर शाम तक इस तीज का आनंद लेती हैं। वहीं आज इस त्यौहार में जहां करीब 2000 से ऊपर महिलाएं पहुंची, वहीं इस मौके पर मोगा की एमएलए अमनदीप कौर अरोरा ने भी शिरकत की और इस त्यौहार का खूब आनंद लिया। वहीं इस मौके पर बच्चों ने 80 साल की महिलाएं, बच्चों सहित 80 साल की महिलाएं भी शामिल हुई। सर देखो जिदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हर साल वैसे इदा ही होंदा वा, तो इस साल भी ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ। ਵਧੀਆ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बने हुए हैं। बात अगली खबर की। पूरे भारत में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इंडियन रेडियोलॉजिकल अमेजिन एसोसिएशन की ओर से वन महोत्सव मनाया जा रहा है और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधे, आपको बता दें, पौधे लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत मोगा सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टर की ओर से मोगा के नेचर पार्क में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर मोगा के एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर और मोगा सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश अत्री ने पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की। वहीं इस मौके पर लोकल मोगा की एनजीओ और वन विभाग के कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। वहीं पूरे मोगा में वन विभाग के सहयोग से 2000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और आपको बता दें, अलग अलग संस्थाओं से आए महानुभावों ने अपने विचार भी प्रकट किए और उन्होंने कहा कि इन पौधों की पूरी देखरेख पूरे साल की जाएगी ताकि ये पौधे बड़े होकर आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संदेश और वातावरण दें। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਅਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ KK ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के नजदीक गांव खोखर फौजी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूरन चंद नाम के 60 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिला। जब ग्रामीणों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा तो सुबह उसकी हालत ऐसी थी कि शरीर पर चाकू से वार के निशान थे और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ और पैर कटे हुए थे। और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी पुलिस पार्टी यानी कि पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। डीएसपी सरवनजीत बटाला पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला भेज दिया है। और उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि मृतक का शरीर, सिर और गर्दन मृत हैं। आपको बता दें, कट के निशान भी नजर आ रहे हैं और मामला इसके लिए दर्ज कर लिया गया। नाम पूरन चंद ही, इहदे पिता का नाम अमरनाथ ही। हाँ जी, कित्थों रहना? खोखर फौजियों तो पता लगा कोई की मामला? वो नहीं जी, वो साध बंदा ही इदा मंग के चलो गुजारा करता है तो वो रात को कोई आते इतने वढ़ के कोई सुट गया जी। हाँ जी, ये कोई अज अर्ली मॉर्निंग की गल तो सानू इन्फॉर्मेशन आई कि कोई एक डैड बॉडी पई हुई है और इस संबंध जो साडी टीम इत्थे पहुंची आ सो उन्होंने वैरीफाई किया गया तो एक डैड बॉडी रिकवर हुई। उहदे विच बाद में जदों ओहदी जांच की गई तो पूरन चंद ਜਿਹੜੇ खोखर फौजियों का रहने वाला सीगा, 60 साल की ਉਹਦੀ एज है, ਉਹਦੀ डेड बॉडी सीगी। रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले में जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से जनपद मुख्यालय से 3 से 4 गांवों का संपर्क टूट गया है, जहां ग्रामीण अपने खर्चे से आने जाने के लिए सड़क का निर्माण करा रहे हैं। दरअसल सरगुजा संभाग में हो रही रुक रुक कर बारिश ने ग्रामीण इलाकों में आवागमन को बाधित कर दिया है, जहाँ बतौली विकास खंड के करदना पहुँच मार्ग का पुल पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले पानी ने धराशायी कर दी है। इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2008 में किया गया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन होने की वजह से यह पुल टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से जनपद मुख्यालय से 3 से 4 गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं इस गांव के पढ़ने वाले बच्चों की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अपना पैसा खर्च कर आने जाने के लिए पुल के बगल में सड़क का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन तेज बारिश हुई तो यह वैकल्पिक सड़क भी कोई काम नहीं कर पाएगी और यह भी धराशायी हो जाएगी। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कई बार जनपद मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय को पुल निर्माण के लिए आवेदन निवेदन किए गए, बावजूद इसके किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया है। रोड बना रहे हैं, क्यों? क्या है कि हम लोग को बच्चों पढ़ रहे हैं तो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है कि पढ़ने के लिए जाने आने के लिए। अभी कल परसों की गाड़ी रुक गया है तो अभी उमनी जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग को गांव में एक तो मैंने वो गाड़ी है, ये जो माटी है जेसीबी, उसको बुला रहे हैं अपना पैकेज खर्चा करके, तो अभी आएगा उसको कटिंग करेगा, तब कल परीक्षा है बच्चों के लिए, तो तब गाड़ी पार होगा, तब उन लोग परीक्षा लिखेंगे।
तो क्या जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है क्या? तो कहाँ दे रहा है? आप लोग अपने पैसे से खर्चा हाँ, अपना पैसा से हम लोग खर्च कर रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? पुल बना हाँ, रहे हैं? नहीं, वैसे पुल के नीचे अपना रोड बना रहे हैं गाड़ी पार करने के लिए। तो बारिश होगा तो कैसे पार होगा फिर? बारिश पार होगा, वो आ जाएगा तो फिर वही डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने गई थी, ट्रेनिंग गई थी 1 तारीख का अंबिकापुर में, तो वहाँ ट्रेनिंग से होके मैं आज आ रही हूँ, देख रही हूँ कि पूरा पुल धंसा हुआ है। ये धंसा हुआ 1 महीना पहले से धंसा हुआ था। हालांकि इसमें जीसीपी से इसमें हल्का से मिट्टी डाल दिए थे, फिर इसके बाद में सुधार नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा परेशानी है। बताइए, मेरा बैग है और बच्चे लेके मैं कैसे जाऊँगी? उतना चर्चा हो चुका था, फिर भी से शासन ने ध्यान नहीं दी। कई बार बोल के देखे भी, यहाँ का इससे आगे भी है, वहाँ भी खराब हुआ है, वहाँ का भी ध्यान नहीं देते। वो तो गर्मी का खराब हुआ है। बात अगली खबर की। हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश, मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई है। इस दौरान भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग की देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश, झमाझम बारिश से लोगों को मिली है गर्मी से राहत। आपको बता दें, किसानों के माथे पर फिर खिंची है चिंता की लकीरें, फसलों पर फिर बारिश का संकट गहराया है। तो देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं फसलों के लिए यह बारिश निश्चित ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें लेकर आई है। फसलों पर फिर गहराया है बारिश का संकट। जहां हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को जहां निजात मिली है, वहीं किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने इससे पहले अलर्ट जारी किया था। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश ने जहां उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं किसानों को इससे निश्चित रूप से किसानों को चिंता में इस बारिश ने डाल दिया है। हम बात करेंगे अगली खबर की। खबर टिहरी से है, जहां धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम मरोड़ा तहसील धनौल्टी में पहुंचकर अतिवृष्टि आपदा से प्रभावित परिवार से मिलकर हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इस मौके पर राजकीय अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों और आपदा में हुई जनहानि के लिए 4-4 लाख के आर्थिक सहायता के चेक परिजनों को वितरित किए गए हैं। तहसील धनौल्टी के ग्राम मरोड़ा में रात्रि में हुई बारिश से प्रवीण दास के मकान के पीछे की दीवार टूट गई, जिसमें उनके 2 बच्चे दब गए थे। देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है। शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो दस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो, इसके लिए जब समझ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें एक अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको कि मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सारे स्टेप्स लिए। खबर की डोईवाला के झाबरावाला क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क से सटे क्षेत्र में हाथियों के लगातार आमद से किसान पहले परेशान थे, लेकिन बीती रात एक बार फिर जंगल से आए दर्जनों हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने, धान और हरी घास की फसल जो कि 20 से 25 बीघे में थी, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हाथियों द्वारा भारी नुकसान पहुंचाए जाने पर किसानों ने अपना रोष भी व्यक्त किया है। किसानों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने में ग्रामीणों और किसानों की ओर किसी भी प्रकार की मदद किसानों को नहीं मिल रही है। यह क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क से सटा होने के कारण झबरा बनवाला बीट के अंतर्गत आता है, लेकिन पार्क के कर्मचारियों के पास हाथियों को खदेड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है और न ही उन्हें कारतूस दिए गए हैं, जिसके लिए हवाई फायरिंग कर हाथियों को खदेड़ा जा सके। रात में जिस तरह चक्कर मारने आया ना, जब टॉर्च लगाई तो हाथी थे खेत में। हाथी इतने थे गिन नहीं सका मैं, 20-25 हाथी होंगे लगभग। जिस टाइम मैंने टॉर्च लगा हल्ला डाला
तो हाथी जितना भागे ना, भागे थे तो हमें बाउंड्री भी तोड़ी उन्होंने, लेकिन उन्होंने भागने का टाइम नहीं, इतना रोड बदौड़ हो गया हाथी, इतना हाथी है। कितनी फसल बर्बाद करी? क्या क्या 30-40 बीघों को गन्ना, धान 30-40 बीघों में निकाल गए। यह भी अवगत करवाया जाता है कि हमारे पास कारतूस नहीं है, हमारे पास कोई सुरक्षा की वो नहीं है, ऊपर से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसमें हमारे काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं यही अपील करता हूं कि इसकी सुरक्षा को देखते हुए, यहाँ ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में दलित किशोरी की पीट कर हत्या की गई है। पुरानी रंजिश के चलते किशोरी की पीट कर हत्या की गई है। गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला है दलित किशोरी का शव। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। मृतक के पिता ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, दलित किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली है। नीम गांव थाना क्षेत्र के तालुकेदार कोरैया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पीट कर किशोरी की हत्या की गई है। गांव के 4 लोगों पर पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला है किशोरी का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। लखीमपुर खीरी से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। अब बात अगली खबर की। खबर देवबंद से है। भाजपा विधायक और राज्य मंत्री में घमासान छिड़ गई। आपको बता दें, राशन डीलर पर हुई कार्रवाई को लेकर यह घमासान सामने आई है। चुनाव से पहले भाजपा के 2 दिग्गजों के बीच ये घमासान सामने आई है। ताजपुर निवासी राशन डीलर पर कार्रवाई हुई, जिसका मामला ये सामने आया है। भाजपा की पूर्व विधायक ने साधा है इस पर निशाना। तो ताजपुर की निवासी राशन डीलर पर कार्रवाई के बाद ये मामला सामने आया है। सहारनपुर डीएम और राज्य मंत्री पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक ने राज्य मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। सहारनपुर डीएम और राज्य मंत्री पर निशाना साधा है। सहारनपुर डीएम और राज्य मंत्री को दी खुलेआम चुनौती। पूर्व विधायक की ये बात सामने आई है। देश की बाद में अगली खबर लखनऊ से है। सपा विधायक पूजा पाल को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से गर्म है। सियासी गलियारों में पूजा पाल को लेकर चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। कहा जा रहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं पूजा। स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं सपा कार्यालय। तो लगातार पूजा पाल सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य तो पूजा पाल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो सपा विधायक पूजा पाल के बीजेपी ज्वाइन करने की लगातार चर्चाएं गर्म है। पूजा पाल सुर्खियों में बनी हुई हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पूजा पाल भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इसी को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। सपा विधायक पूजा पाल को लेकर लगातार क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। लखनऊ से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सियासी गलियारों में पूजा पाल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि जल्द ही पूजा पाल भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। विधानसभा चलने वाली है, तो इसी के लिए पहले एक बैठक होती है राष्ट्रीय वही मीटिंग है। मैडम आ रही थी कि आप बीजेपी के लिए आप शामिल होने वाले? नहीं, ऐसी कोई। मैम, क्या दिल्ली भी गई थी आप? कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है? आप खुद ही पता लगाइए, आप कौन बच सकता है। हाँ, तो आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा ही रहेंगी? तो लगातार पूजा पाल जैसे सुर्खियों में बनी हुई है, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है कि क्या पूजा पाल भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। लगातार जिस तरीके से पूजा पाल सुर्खियों में है, मौजूदा समय में पूजा पाल सपा से विधायक हैं। कुछ समय से चर्चाएं गर्म है कि पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। सियासी गलियारों में पूजा पाल को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है। मैम, क्या दिल्ली भी गई थी आप? कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है? आप खुद ही पता लगाइए, आप कौन बच सकता है। हाँ, तो आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा ही रहेंगी? विधानसभा चलने वाली है, तो इसके लिए पहले एक बैठक होती है राष्ट्रीय वही मीटिंग है। मैडम आ रही थी कि आप बीजेपी के लिए आप शामिल होने वाले? नहीं, ऐसी कोई। मैम, क्या दिल्ली भी गई थी आप? कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है? आप खुद ही पता लगाइए, आप कौन बच सकता है। हाँ, तो आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा ही रहेंगी?
इस बीच चंडीगढ़ से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जावेद अहमद के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद आम आदमी पार्टी का आधिकारिक बयान सामने आया है। भाजपा को हरियाणा के लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं, यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने। इसलिए भाजपा अब दंगों और षड्यंत्र के तहत कार्य कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। माहौल बिगाड़ने को बीजेपी खुद ही दंगे करवाती है, खुद दूसरी पार्टी के नेताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है बीजेपी। जावेद अहमद के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद यह बयान सामने आया है। तो जावेद अहमद पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। अनुराग ढांडा का यह कहना है घटना के समय जावेद अहमद उस जगह पर मौजूद भी नहीं थे। मोबाइल लोकेशन और वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। ये सभी सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का यह आधिकारिक बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, जावेद अहमद के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद यह बयान सामने आया है। भाजपा को हरियाणा के लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं, ये बातें कही हैं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने। इसलिए भाजपा अब दंगों पर षड्यंत्र रच रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। ये बातें आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कही हैं। माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है खुद बीजेपी। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।